हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको हॉरर कहानी सुनाने वाला हूं, उससे केवल आपके रोंगटे ही नहीं खड़े होंगे, बल्कि इंसानियत नाम से भरोसा ही उठ जाएगा। इस कहानी में रिश्तों को इस कदर शर्मसार किया गया है जिसकी कोई हद नहीं। एक ओर जहां हम सबके लिए भाभी मां का दूसरा रूप होती है, तो वहीं इस कहानी में भाभी को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया गया है। एक देवर जो अपनी काम वासना के चलते अपनी ही भाभी पर वशीकरण जैसी काली क्रिया करता है, और कोई साधारण वशीकरण नहीं बल्कि संभोग वशीकरण। यह कहानी मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से पुश्तैनी मकान से, जहां कमरे तो बहुत थे, पर उन कमरों के बीच के गलियारे इतने संकरे और अंधेरे थे कि दिन के उजाले में भी रूह कांप जाए। वहां रहने वाली भाभी का वो बदलाव, वो कोई एक रात का करिश्मा नहीं था। वो तो धीरे धीरे सड़ता हुआ एक ऐसा जख्म था जिसकी मवाद अब पूरे घर की हवा में घुल चुकी थी। कहानी भेजने वाले ने लिखा है कि शुरुआत हुई थी उन छोटी छोटी चीजों से जिन्हें हम अक्सर वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कभी रसोई के आटे में सिंदूर के धब्बे मिलना, कभी घर की देहली पर सड़े हुए नींबू और काली दाल का ढेर दिखना। रात के सन्नाटे में जब पूरा मोहल्ला सो जाता, तब उस घर की दीवारों से ऐसी आवाजें आती जैसे कोई लोहे की जंजीर फर्श पर घिस रहा हो, घिस घिस घिस। लेकिन असली तबाही तब शुरू हुई जब हवस की आग ने उस घर के एक पुरुष के दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसने सोचा था कि वो किसी की इज्जत से खेल रहा है, पर उसे क्या पता था कि वो मौत के साथ सौदा कर रहा है। वह पिशाचिनी अब जाग चुकी थी। उसकी आंखों का नूर गायब हो गया था और उसकी जगह एक ऐसी वीरान सफेदी आ गई थी जो सामने वाले का कलेजा चीर दे। तो जरा अपनी कुर्सी मजबूती से थाम लीजिए, अपने दरवाजों की कुंडी चेक कर लीजिए और कान लगाइए, क्योंकि आज की यह दास्तान आपके रगों में दौड़ते हुए गर्म खून की रफ्तार को धीमी कर देगी। यह कहानी उस खौफनाक मोड़ पर खड़ी है जहां इंसानियत खत्म होती है और शुरू होता है तामसिक उतार चढ़ाव का वो खेल जिसकी अगली चाल सीधे मौत की तरफ जाती है। मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि उनके बड़े भाई की शादी जिससे हुई थी, उसका नाम था माया। नाम जैसा था, रूप भी वैसा ही था। बिल्कुल शांत आंखें, चेहरे पर एक रूहानी सुकून और माथे पर वो बड़ी सी लाल बिंदी जिसे देखकर लगता था कि साक्षात लक्ष्मी घर में कदम रख चुकी है। घर में खुशहाली थी, चूल्हा 24 घंटे जलता था और हंसी ठिठोली की आवाजें दीवारों के बाहर तक सुनाई देती थीं। लेकिन उस खुशहाली को एक दीमक चाट रहा था, और वो दीमक कोई और नहीं, घर का छोटा भाई सन्नी था। सन्नी, जिसकी उम्र तो कम थी, पर जिसके भीतर की प्यास सदियों पुरानी थी। उसके अंदर जो आग लगी थी वो भाईचारे के ठंडे पानी से नहीं, बल्कि उस खौफनाक बंगाली तंत्र से बुझने वाली थी जिसे उसने शहर के बाहर उस वीरान शमशान की गलियों में अघोरियों की सोहबत में बैठकर सीखा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि उस घर की छतों पर कोई काली परछाई अपना जाल बुन रही है। सन्नी ने सीधा हमला नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि सीधी चोट से शिकार भाग सकता है। उसने धीरे धीरे माया भाभी की छाया को पकड़ना शुरू किया। गौर करना, जब कोई तंत्र करता है तो वो सबसे पहले आपकी परछाई और आपके वजूद के टुकड़ों पर कब्जा करता है। सन्नी की नजरें गिद्ध की तरह भाभी के पीछे लगी रहती थीं। जब भाभी सुबह नहाकर आती और अपने लंबे काले बालों को कंघी से सुलझाती, तो सन्नी उन बालों के गिरे हुए गुच्छों को अपनी मुट्ठी में भींच लेता था। वो उन्हें कचरे में नहीं फेंकने देता था। फिर एक दिन उसने बड़ी सफाई से भाभी के पहने हुए दुपट्टे की एक कतरन काट ली। वो कतरन महज कपड़ा नहीं था, उसमें भाभी के जिस्म की महक और उनकी रूह का एक हिस्सा कैद था। सन्नी का कमरा उस घर का सबसे आखिरी कोना था, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी जाने से कतराती थी। रात के 2 बजते, जब बड़ा भाई गहरी नींद में होता और पूरा मोहल्ला खामोश हो जाता, तब सन्नी अपने कमरे की कुंडी अंदर से छड़ा लेता। कमरे के बीचों बीच फर्श के नीचे एक छोटी सी पिंड दबी थी, जिस पर उसने सिंदूर से उल्टे त्रिकोण बना रखे थे। वो उस पिंडी के सामने बैठता और अपनी जेब से वो पोटली निकालता जिसमें शमशान के ताजा मुर्दे की चिता से उठाई गई काली राख होती थी। वो राख अभी भी गर्म होती थी, जैसे उसमें मुर्दे की अधूरी ख्वाहिशें
सुलग रही हों। सन्नी अपनी उंगलियों से वो राख उस पिंडी पर मलता और मध्यम आवाज में ऐसे मंत्र जपता जो किसी की समझ में ना आए। वो मंत्र नहीं थे, वो जहर की फूंक थी। वो धीरे धीरे एक एक धागे की तरह भाभी के दिमाग की नसों को ढीला कर रहा था। वो उनकी सोचने समझने की शक्ति को वैसे ही कुतर रहा था जैसे कोई चूहा किसी चीज की वायरिंग को अंदर ही अंदर काट देता है। भाभी को पता भी नहीं चल रहा था कि उनके वजूद पर कोई और सवार हो रहा है। उन्हें बस रह रहकर ऐसा एहसास होता कि उनकी गर्दन के पीछे कोई बर्फीली फूंक मार रहा है। वो आईने के सामने खड़ी होती तो उन्हें अपनी आंखों के पीछे किसी और की चमकती हुई सफेद आंखें दिखाई देती। सन्नी ने माया के चारों तरफ काली ऊर्जा का ऐसा घेरा बना दिया था कि अब वो अपनी मर्जी से हाथ तक नहीं हिला सकती थी। वो हर रात उस पिंडी पर वो काली राख चढ़ाता और कहता, अभी तो सिर्फ दिमाग पकड़ा है भाभी, बहुत जल्द तुम्हारी रूह भी मेरी मुट्ठी में होगी। दोस्तों, बदलाव की वो शुरुआत इतनी बारीक थी कि जैसे कोई पुराने टायर की ग्रिप धीरे धीरे घिसती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब गाड़ी फिसलने वाली है। भाभी, जिनके बारे में पूरे मोहल्ले में मिसाल दी जाती थी कि वो सर से पल्लू सरकने नहीं देती, उनके सलीके में अब दरारें पड़ने लगी थी। वो औरत जो सुबह सूरज निकलने से पहले नहा धोकर तुलसी को जल चढ़ाती थी, अब दोपहर तक अपने बिखरे बालों और सूनी मांग के साथ घर के अंधेरे कोनों में बैठी रहती। उनके माथे की वो बड़ी सी लाल बिंदी जो सुहाग की निशानी थी, अब अक्सर गायब रहने लगी। उनकी उन शांत आंखों में, जिनमें कभी ममता और सुकून की चमक थी, अब एक ऐसा भयावह खालीपन रहने लगा जैसे कोई गहरा सड़ा हुआ कुआं हो। बड़े भाई परेशान हो जाते। वो अक्सर काम से लौटते और भाभी के कंधे पर हाथ रखकर पूछते, माया, क्या बात है? आजकल तुम बहुत खोई खोई रहती हो, तबीयत तो ठीक है ना? तो वो धीरे से अपना सिर घुमाती। उनकी गर्दन की हड्डी से ऐसी आवाज आती जैसे कोई सूखी लकड़ी टूट रही हो। वो एक ठंडी बेजान मुस्कान देती, वैसी मुस्कान जो जिंदा इंसान के चेहरे पर नहीं बल्कि किसी मुर्दा घर में रखी लाश के चेहरे पर खिंच जाती है। उनकी वो हंसी देखकर बड़े भाई के कलेजे में ठंडक तो मिल जाती थी, पर वो क्या जानते थे कि उनके सामने उनकी पत्नी नहीं बल्कि एक मिट्टी का पुतला खड़ा है। फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने घर के वजूद को हिलाकर रख दिया। पूरे पुश्तैनी मकान में एक ऐसी सड़ी हुई महक फैलने लगी कि इंसान का जी मितला जाए। सफाई करने पर भी वो महक नहीं जाती थी। ऐसा लगता था जैसे वो गंध दीवारों के प्लास्टर के अंदर से निकल रही हो। रसोई में रखा दूध जो अभी अभी उबाल कर रखा गया होता, वो देखते ही देखते अपने आप फट जाता और उसमें से पीले रंग का गाढ़ा पीप जैसा पानी निकलने लगता। घर का पालतू कुत्ता शेरू जो भाभी की एक आवाज पर अपनी दुम हिलाता हुआ उनके कदमों में गिर जाता था, अब उसकी हालत देखने लायक थी। जैसे ही भाभी कमरे से बाहर निकलती, वो कुत्ता अपने कान पीछे कर लेता, दुम दबाता और ऐसे रोने लगता जैसे उसने साक्षात यमराज को देख लिया हो। वो कुत्ता भौंकता नहीं था, वो विलाप करता था। जानवरों को वो चीजें दिख जाती हैं जो हमें और आपको धुंधली लगती हैं। उसे दिख रहा था कि भाभी के पीछे पीछे एक लंबा, काला और बिना पैरों वाला साया चल रहा है। हवस और वशीकरण ने अब भाभी के जिस्म में अपना पक्का घर बना लिया था। माया भाभी अब अपनी मर्जी की मालिक नहीं रही थी। उनकी रूह को उस काली गुड़िया के साथ अदृश्य जंजीरों से बांध दिया गया था जो सन्नी के कमरे में उस अंधेरी पिंडी के बगल में रखी थी। सन्नी ने उस गुड़िया के साथ जो किया था वो सुनकर पत्थर दिल इंसान भी कांप जाए। उसने उस गुड़िया की आंखों की जगह 2 जंग लगी हुई लंबी लोहे की कीलें गाड़ दी थीं। जैसे जैसे वो कीलें अंदर धंसती थीं, भाभी के दिमाग की नसें फटने लगती थीं। उनकी सोचने की शक्ति अब सन्नी के हाथ में थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर गहरी नींद में होता, सन्नी अपने कमरे में उस गुड़िया के ऊपर काला सिंदूर चढ़ाता और उसका गला दबाता, और उसी पल दूसरे कमरे में सोई हुई भाभी का दम घुटने लगता। वो नींद में तड़पती, उनका शरीर धनुष की तरह मुड़ जाता, पर वो चाहकर भी चीख नहीं पाती थी। माया अब एक कठपुतली बन चुकी थी जिसका धागा उस हैवान भाई के हाथ में था जो उसे नर्क की तरफ खींच रहा था। सर्दियों की वो एक ऐसी रात थी
जिसकी ठंड खाल को नहीं, सीधे हड्डियों को चीर रही थी। पूरा गांव कोहरे की उस मोटी और सफेद चादर में लिपटा हुआ था, जैसे किसी लाश पर कफन डाल दिया गया हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि पेड़ों से गिरते ओस की बूंदों की आवाज भी किसी के चलने की आहट जैसी लग रही थी। बड़े भाई किसी जरूरी काम से शहर गए हुए थे और घर में सन्नाटे का पहरा था। मेरा सब्सक्राइबर बताता है कि उस रात उसकी नींद अचानक उचट गई। उसे लगा जैसे कोई रसोई का दरवाजा बहुत धीरे से खोल रहा है। उसने खिड़की की दरार से झांका तो उसके होश उड़ गए। सामने खड़ी थी माया भाभी। उस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में भाभी ने सिर्फ एक पतली सी रेशमी साड़ी पहन रखी थी। उनके पांव नंगे थे, बाल कमर तक बिखरे हुए थे और माथे पर बिंदी की जगह काला सिंदूर पुता था। उनके चलने का अंदाज, वो इंसानों की तरह नहीं चल रही थी। उनका शरीर आगे की तरफ झुका हुआ था और गर्दन एक तरफ को लटकी थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी छोटी पकड़कर उन्हें घसीटता हुआ घर के पीछे वाले डरावने खेतों की तरफ ले जा रहा हो। वहां खेतों के बीचों बीच, जहां अंधेरा इतना घना था कि अपनी खुद की हथेली न दिखे, सन्नी पहले से ही मौजूद था। उसने चारों तरफ शमशान की राख से एक घेरा बना रखा था और बीच में एक लाल कपड़ा बिछाया था। जैसे ही भाभी उस घेरे के पास पहुंची, सन्नी के चेहरे पर वो शैतानी चमक आई जिसे देखकर शैतान भी शर्मा जाए। वशीकरण का वो पहला संभोग, वो कोई मिलन नहीं था। वो हवस और तंत्र का एक ऐसा खौफनाक मेल था जिसे देखकर कुदरत भी कांप उठी। सन्नी ने जैसे ही भाभी का पल्ला पकड़ा, भाभी ने कोई विरोध नहीं किया। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थीं, पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद ढेले चमक रहे थे। उस कड़ाके की ठंड में जहां लोगों की सांसें जम रही थीं, भाभी का शरीर किसी दहकते हुए अंगारे की तरह तप रहा था। उनके बदन से भाप निकल रही थी। सन्नी ने जब उनके उस तपते हुए जिस्म को छुआ तो भाभी के मुंह से कोई सिसकी या आह नहीं निकली। उनके गले के भीतर से एक ऐसी आवाज निकली जैसे कोई जंगली बिल्ली किसी गहरे कुएं के अंदर गुर्रा रही हो। सन्नी उस वशीभूत शरीर को नोच रहा था और भाभी किसी बेजान लाश की तरह उसके नीचे पड़ी थी, पर उनके हाथ पैर अपने आप किसी अजीब मुद्रा में मुड़ रहे थे। सन्नी ने अपनी जबान से भाभी के माथे का वो काला सिंदूर चाटा और एक घिनौनी हंसी हंसा। उस रात खेतों की वो काली मिट्टी गवाह थी कि एक पवित्र रिश्ता हमेशा के लिए अपवित्रता के कीचड़ में डूब चुका था। वो मंजर रूह खंपा देने वाला था। सन्नी ने माया के जिस्म के साथ जो किया वो सिर्फ वासना नहीं थी, वो हर छुअन के साथ एक नया मंत्र फूंक रहा था। वो भाभी की मर्यादा को तार तार करके अपना वो काला जादू सिद्ध कर रहा था। जैसे जैसे सन्नी की हवस बढ़ती गई, वैसे वैसे खेतों में खड़ी फसलें अपने आप काली पड़ने लगीं, जैसे सारा जीवन उस जगह से सोख लिया गया हो। सन्नी ने भाभी के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, अब तू मेरी है, न इस जहान की न उस जहान की। और भाभी वो बस शून्य में ताकती रहीं। उनके शरीर पर सन्नी के नाखूनों के निशान नीले पड़ते जा रहे थे, पर उन्हें दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी रूह तो उस वक्त सन्नी के कमरे की उस काली गुड़िया में कैद थी जिसे वो हर पल कीलों से छेद रहा था। वो रात उस खानदान के पतन की पहली रात थी। सन्नी ने उस बिस्तर पर सिर्फ एक औरत को नहीं जीता था, उसने उस घर की कुल देवी की बलि चढ़ा दी थी। हफ्ते बीतते गए, पर वो घर अब घर नहीं रहा था। वो एक ऐसा कैदखाना बन गया था जहां दीवारें भी अब सिसकियां भरती थीं। भाभी का व्यवहार अब सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि रूह को सुन्न कर देने वाला हो गया था। वो घंटों बिना पलक झपकाए उस पुराने धुंधले आईने के सामने खड़ी रहती। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होता, पर बाहर गलियारे में उनकी फुसफुसाहट साफ सुनाई देती। वो खुद से बातें नहीं करती थी। ऐसा लगता था जैसे आईने के भीतर बैठा कोई साया उन्हें हुक्म दे रहा हो और वो बस हाँ हाँ मैं सर हिला रही हूं। उनकी दूध जैसी सफेद त्वचा पर अब नीले और काले रंग के बेतरतीब निशान उभरने लगे थे। ये निशान किसी बीमारी के नहीं थे, ये तो उस तंत्र की गवाही थे जो अंदर ही अंदर उनके मांस को सड़ा रहा था। सन्नी अब पूरी तरह बेखौफ हो चुका था। उसे अब न भाई का डर था न समाज का। उसे पता था कि माया अब उसके वश में एक ऐसी कठपुतली है जिसकी डोर वो जब चाहे जैसे चाहे हिला सकता है। वो जेठ की एक ऐसी दोपहर थी
जब सूरज आग उगल रहा था। परिंदे भी अपनी चोंच खोले पेड़ों की छाया में दुबके थे। घर के बाकी सदस्य गहरी नींद में थे, पर उस सन्नाटे में एक साजिश पक रही थी। सन्नी ने महज एक इशारे से भाभी को घर की छत पर बुला लिया। तपती हुई छत, जहां नंगे पैर रखना अंगारों पर चलने जैसा था। सीमेंट की चादरें आग की तरह दहक रही थीं। भाभी ऊपर पहुंची। उनके पैर जल रहे थे, खाल चटक रही थी, पर उनके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। दर्द का एहसास तो तब होना जब रूह जिस्म के अंदर हो। उनकी रूह तो सन्नी के कमरे के उस अंधेरे कोने में तड़प रही थी। छत के उस सबसे सुनसान कोने में, जहां पानी की काली टंकी की परछाई गिर रही थी, वो दोनों दोबारा मिले। मेरा सब्सक्राइबर, जो डर के मारे कांप रहा था, उसने सीढ़ियों की दरार से झांका, और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। धूप की उस तेज रोशनी में भाभी का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। वैसा काला नहीं जैसा रंग होता है, बल्कि वैसा काला जैसा किसी जलती हुई लाश का कोयला होता है। उनके होंठ सूख कर फटने लगे थे और उनमें से गहरा खून रिस रहा था। सन्नी ने जैसे ही उन्हें अपनी बाहों में भरा और उनकी साड़ी का पल्ला कंधे से उतारा, सब्सक्राइबर की चीख निकलने वाली थी। भाभी की पूरी पीठ पर नाखूनों के ऐसे गहरे और डरावने घाव थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें बेदर्दी से नोचा हो। वो घाव ताजा थे, उनमें से पीप और लोहू मिलकर बह रहा था। पर सबसे भयावह नजारा अब भी बाकी था। सन्नी जब उन्हें अपनी हवस का निशाना बना रहा था, तो भाभी उसे प्यार नहीं कर रही थी। वो उसके गले से चिपककर किसी प्रेमिका की तरह रो नहीं रही थी, बल्कि वो एक भूखे भेड़िए की तरह सन्नी के कंधे और गर्दन को अपने दांतों से काट रही थी। उनके मुंह से गोश्त चबाने की आवाज आ रही थी, कच कच कच। सन्नी उस दर्द में भी एक अजीब सी हैवानियत भरी खुशी से हंस रहा था। वो अपनी ही भाभी के खून और पसीने में सना हुआ था। उस तपती छत पर, उस आग उगलती दोपहर में वशीकरण की वो दूसरी गांठ लग गई। तंत्र शास्त्र में कहते हैं कि जब दोपहर के वक्त कोई अपवित्र काम सिद्ध किया जाता है, तो वो 7 जन्मों का बंधन बन जाता है। सन्नी ने माया के जिस्म को सिर्फ भोगा नहीं था, उसने उसके अस्तित्व को पूरी तरह सोख लिया था। अब माया के दिमाग का वो आखिरी हिस्सा, जो शायद अभी भी अपने पति या अपने सम्मान को याद करता होगा, वो भी जलकर राख हो चुका था। अब वो सिर्फ एक ढांचा थी, एक ऐसी पिशाचिनी जिसे सन्नी ने अपने हाथों से गढ़ा था। उस दोपहर के बाद उस घर में रहने वाला हर इंसान एक चलती फिरती लाश के साथ रह रहा था, जिसे यह भी नहीं पता था कि उसका अगला निवाला कौन होगा। वक्त अपनी रफ्तार से नहीं, बल्कि किसी जहरीले सांप की तरह रेंग रहा था। बड़े भाई, जो भोले और सीधे इंसान थे, अब उनके माथे पर भी शक की लकीरें गहरी होने लगी थीं। उन्होंने गौर किया कि माया, वो माया नहीं रही थी जिससे उन्होंने 7 फेरे लिए थे। अब जब भी वो माया के करीब जाने की कोशिश करते या गलती से उनका हाथ माया के कंधे को छू जाता, तो भाभी ऐसे पीछे झटकती जैसे उन्होंने किसी सुलगते हुए अंगारे या किसी सड़ी हुई लाश को छू लिया हो। उनकी नजरों में अपने पति के लिए अब सिर्फ घृणा और एक ऐसी घिन थी जैसे किसी गंदे नाले को देखकर आती है। घर की हवा में अब प्यार नहीं, बल्कि कलह का जहर घुल चुका था। छोटी छोटी बातों पर बर्तन बजते, चीख पुकार मचती, पर उन सब आवाजों के पीछे सन्नी की वो दबी दबी शैतानी हंसी साफ सुनाई देती थी। एक शाम का वाकया है। आसमान में बादल ऐसे घिरे थे जैसे कोई काली बला पूरे गांव को निगलने आ रही हो। बड़े भाई अपनी नाइट ड्यूटी के लिए तैयार होकर घर से निकल गए। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया, वैसा ही सन्नाटा जैसा किसी ऊंचे घाट पर ट्रक का ब्रेक फेल होने से पहले होता है। जैसे ही बड़े भाई की परछाई गली के मोड़ पर ओझल हुई, सन्नी सीधा रसोई की तरफ लपका। माया वहां रात का खाना बना रही थी, चूल्हे पर दाल उबल रही थी। सन्नी ने पीछे से जाकर माया के गले पर अपना वो हाथ रखा, वो हाथ जो ग्रीस, पसीने और शमशान की राख से सना हुआ था। जैसे ही उस अपवित्र हाथ ने माया की गर्दन को छुआ, रूह कांप गई भाई। रसोई का तापमान एक पल में 40 डिग्री से गिरकर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। चूल्हे के नीचे जल रही लकड़ी की लाल आग अचानक नीली पड़ गई, वैसी नीली जैसी शमशान में मुर्दे जलाते वक्त कभी कभी दिखती है।
माया का शरीर एक बार जोर से थरथराया और फिर वो किसी मशीन की तरह शांत हो गई। वहां उसी रसोई की मैली जमीन पर, जहां अन्न देवता का वास होता है, वशीकरण का वो तीसरा और सबसे घातक संभोग शुरू हुआ। मेरा सब्सक्राइबर, जो दूसरे कमरे में था, बताता है कि उस वक्त रसोई से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे हजारों कीड़े एक साथ दीवारों को कुतर रहे हों। बर्तन अपने आप स्टैंड से गिर रहे थे, खटाक, झन झन झन। रैक पर रखे मसाले नीचे गिरकर बिखर रहे थे, पर उन गिरते बर्तनों के शोर में भी भाभी की कोई आवाज बाहर नहीं आई। उनकी चीखें उनके गले के भीतर ही दम तोड़ चुकी थीं। उनकी आंखों से अब आंसू नहीं गिर रहे थे, बल्कि उनकी पुतलियों के कोनों से गाढ़ा, चिपचिपा और खून जैसा सुर्ख सिंदूर बह रहा था, जो उनके गालों को जलाता हुआ फर्श पर गिर रहा था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बड़े भाई गली के आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे कि उन्हें याद आया, वो अपनी चाबियां घर के दीवान पर ही भूल गए हैं। वो वापस मुड़े, तेजी से घर के अंदर आए। उन्हें लगा सब सो रहे होंगे, पर रसोई से आ रही बर्तनों की खड़खड़ाहट और उस सड़ी हुई गंध ने उनके कदम ठिठका दिए। जैसे ही बड़े भाई ने रसोई का दरवाजा एक झटके से खोला, दुनिया वहीं ठहर गई। कमरे की वो नीली रोशनी और उस सड़ांत के बीच जो नजारा था, उसने बड़े भाई के दिमाग का स्विच हमेशा के लिए बंद कर दिया। सामने जमीन पर उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी, एक ऐसी निर्वस्त्र और विभत्स हालत में पड़ी थी जिसे बयां करना भी किसी महापाप से कम नहीं है। उसका शरीर किसी मुर्दे की तरह नीला था और उसके ऊपर उसका अपना छोटा भाई, वो सन्नी, जिसे उसने गोद में खिलाया था, वो किसी भूखे हैवान की तरह अपनी भाभी के जिस्म को नोच रहा था। सन्नी के चेहरे पर डर का एक कतरा तक नहीं था। उसने पीछे मुड़कर बड़े भाई की तरफ देखा और उसके काले पड़ चुके दांतों के बीच से वही घिनौनी हंसी फूटी। वो मुस्कुरा रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली हो। बड़े भाई की आंखों की रोशनी जैसे चली गई। वो वहीं चौखट पर पत्थर के बन गए। उनके हाथ से टिफिन गिर गया और दाल फर्श पर फैल गई, पर उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। उस पल उस रसोई में सिर्फ 3 लोग नहीं थे, वहां साक्षात कलयुग अपनी पूरी नग्नता के साथ नाच रहा था। बड़े भाई की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वो वहीं चौखट पर ऐसे जड़ हो गए थे जैसे किसी ने उनके पैर जमीन में गाड़ दिए हों। पर सन्नी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने न तो अपनी भाभी को छोड़ा, न ही अपनी हवस को रोका। वो बड़े भाई को देखकर एक ऐसी आवाज में हंसा जो इंसानी गले से निकल ही नहीं सकती थी। वो हंसी नहीं थी, वो हजारों कांच के टुकड़ों के एक साथ टूटने की आवाज थी। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह पीछे की तरफ घूम गई थीं। सिर्फ सफेदी चमक रही थी। घर में कोहराम मच गया। सब्सक्राइबर बताता है कि मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, पर उस रसोई की दहलीज पार करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। उस सड़ांध और नीली आग के बीच सन्नी किसी आदमखोर की तरह गुर्रा रहा था। आखिर में जाने माने एक अघोरी बाबा को बुलाया गया। बाबा ने जैसे ही घर में कदम रखा, पूरे घर की दीवारें कांपने लगीं। बाबा की नजर सीधी रसोई में पड़ी। उन्होंने अपनी झोली से मुट्ठी भर राख निकाली और एक भयानक हुंकार के साथ सन्नी के चेहरे पर दे मारी। राख के छूते ही सन्नी के जिस्म से ऐसी आवाज आई जैसे दहकते लोहे को बर्फीले पानी में डाल दिया गया हो। सन्नी हवा में उछला और दीवार से जा टकराया। बाबा की आवाज पूरे घर में गरज उठी। नीच, पापी, ये पिशाचिनी की सवारी है। इस हैवान ने अपनी हवस के लिए कोख का सौदा किया है। बाबा ने जैसे जैसे अपने मंत्रों की गति बढ़ाई, मंजर और भी डरावना होता गया। भाभी का शरीर धनुष की तरह मुड़ने लगा और उनके मुंह, नाक और आंखों से वही काला गाढ़ा द्रव निकलने लगा जिसकी गंध इंसान का दम घोंट दे। बाबा ने हुक्म दिया, जाओ इसके कमरे की खुदाई करो। जब सन्नी के उस अंधेरे कमरे की फर्श खोदी गई तो वहां से वही काली गुड़िया बरामद हुई। उस गुड़िया की छाती पर भाभी की एक पुरानी फोटो पिन से घड़ी हुई थी और उसकी आंखों में वही जंग लगी कीलें थीं। बाबा ने बिना देर किए उस गुड़िया पर चिता का तेल छिड़का और उसे आग के हवाले कर दिया। जैसे ही वो गुड़िया जलना शुरू हुई, घर के भीतर एक रूहानी चीख गूंजी। सन्नी का पूरा शरीर, जो अभी तक तड़प रहा था, अचानक कोयले की तरह काला पड़ने लगा।
उसकी खाल झुलसने लगी, जैसे अंदर ही अंदर कोई आग उसे जला रही हो। वो चीखता रहा, अपनी खाल नोचता रहा, पर वो आग रूह की थी, बुझने वाली नहीं थी। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं, पर आज भी उस गांव के बाहर एक पुराने खंडहर नुमा झोपड़े में सन्नी जंजीरों से बंधा हुआ पड़ा है। वो अब इंसान नहीं रहा, हड्डियों का एक काला ढांचा मात्र है। लोग कहते हैं कि अमावस की रातों में आज भी वो अपनी उन सफेद आंखों से खेतों की तरफ देखता है और वैसी ही डरावनी आवाज में चिल्लाता है, माया, प्यास अभी बाकी है, अभी रूह का सौदा पूरा नहीं हुआ। भाभी उस तंत्र के जाल से तो बाहर आ गईं, बाबा ने उन्हें बचा लिया, पर वो जो घाव रूह पर लगे थे वो कभी नहीं भरे। वो आज भी उस रसोई में अकेले जाने से कांपती हैं। उन्हें लगता है कि उन दीवारों के प्लास्टर में आज भी सन्नी के नाखूनों के वो खूनी निशान मौजूद हैं। उन्हें आज भी वहां वही सड़ी हुई महक आती है और चूल्हे की आग में कभी कभी वही नीलापन दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की दास्तान। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और हां, ऐसी ही और ढेरों कहानी सुनने के लिए खूनी टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो किसी के खून को बर्फ बना दे तो हमें जरूर भेजना। और हमेशा याद रखना, हवस और काली क्रिया का रास्ता सीधा नर्क की गहरी खाई में गिराता है। वशीकरण का अंत कभी अच्छा नहीं होता, वो हमेशा खूनी और डरावना होता है। कहानी को आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।